कि वंशावली के केस में अभी देखते होंगे लोग बहुत परेशान हैं कि वंशावली कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। पहले सरपंच बनाते थे, अब सरपंच वाला वैलिड होगा या नहीं होगा, या अंचल से बना हुआ है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ है। तो ऐसा बता दें आप लोगों को कि अगर जब सरकार का रूल चेंज होता है तो सरकार का रूल चेंज होने से पहले का अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो 100% वैलिड होता है, और सरकार के रूल बदलने के बाद अगर कोई पुराना तरीके से कोई प्रमाण निर्गत होता है, कोई पेपर निर्गत होता है, तो वो अमान्य हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2023 में एक रूल आया था पंचायती राज की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से, कि जो पूर्व में वंशावली बनती थी वो सरपंच महोदय के द्वारा बनाया जाता था। सिर्फ सरपंच महोदय अपने लेटर पैड पे बना के दे देते थे तो वो 100% मान्यता होती थी। लेकिन उसको चेंज करके एक नया सिस्टम लाया गया। उस नए सिस्टम में ये किया गया कि सरपंच के अलावा भी कुछ लोगों को उसमें जोड़ दिया गया। जोड़ने के लिए कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग, अगर सरपंच आपके हित के लोग हैं तो आप उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छिपा सकते हैं और अपने हिसाब से उस वंशावली को बनवा सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्लेम सरकार की तरफ से के पास गया था कि जैसे 4 भाई हैं आप, एक भाई यहाँ नहीं रहता है, जाके बस गया है कहीं बाहर में, उसकी जॉब वगैरह वहीं है तो वहीं रहता है हमेशा, 20 साल से 25 साल से गाँव में नहीं आ रहा है, लेकिन ज़मीन और जायदाद से तो उसका हक जाएगा नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलत जालसाजी करते हैं, और जालसाजी करने के क्रम में जो वंशावली बनाते हैं उस वंशावली में उस भाई का नाम ही गायब कर देते हैं, वहाँ पर दिखाते ही नहीं हैं। सरपंच आपके हित के आदमी थे तो उस समय उसको ट्रस्ट में लेके या जैसे भी करके गलत काम आपने करवा लिया। या बहुत सारे लोगों को आम प्रचलन में आप देखते होंगे गाँव घर में कि जब भी वंशावली बनती है तो वंशावली में जो आपकी बहन हो, बेटी हो या बुआ हो, इसका नाम दर्ज नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत सारा केस कोर्ट में गया, सरकार के पास गया कि जो वंशावली बन रही है सरपंच की तरफ से, सरपंच महोदय की तरफ से, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है, बहुत सारी कमी रह जाती है, बहुत सारे लोगों का गलत नाम दर्ज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सुधार लाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया। नया सिस्टम के तहत ये किया कि आपके ही गाँव के समाज के कुछ जनप्रतिनिधि या सामाजिक जो लोग होते हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सत्यापन करने के लिए दिया गया कि जो वंशावली आप बना के दे रहे हैं तो उसको एक बार अपने स्तर से सत्यापित करवा लिया जाए। और सत्यापित करवाने के बाद आपके समाज से हटकर जो विभाग के स्टाफ होते हैं, जिसको पंचायत सचिव बोलते हैं, उस पंचायत सचिव को भी उसमें जोड़ा गया कि आप भी अपने स्तर से उसको सत्यापित कर लेंगे। और सत्यापित करने के बाद जो आपके राजस्व ग्राम के, जो आपके पंचायत के सरपंच महोदय होंगे और जो पंचायत सचिव होंगे, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वो वंशावली निर्गत होगी। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली का फॉर्म आता है उस पर सत्यापन के लिए आप लोगों को गांव के जो आपके मुखिया जी हैं उनका साइन, आपके वार्ड मेंबर जो हैं उनका साइन, आपके जो गांव के चौकीदार होते हैं उनका साइन, आंगनवाड़ी सेविका जो होती हैं उनका साइन, ये सारा साइन उस पर लगता है। सब लोग उसको सत्यापित करते हैं। उसके उपरांत आपके समाज के कोई 2 ऐसे लोग, कम से कम 2 लोगों का उस पर नाम दर्ज करना है, जो गवाह के तौर पर ये साबित करेंगे कि हाँ, ये जो वंशावली बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। तो उसमें 2 लोगों की गवाही भी होती है, उनका नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा दर्ज करवाया जाता है। तो ये सारा करने के बाद वो सत्यापित जैसे ही हो जाएगी तो सत्यापित के उपरांत पंचायत सचिव के पास जाएगा। वो एक आम सूचना निर्गत करेंगे कि इनके द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत किया गया है, आप लोग इसको देख के सत्यापित हो लें। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है या कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग ग्राम कचहरी को इसकी सूचना देंगे। ये 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन के समय के उपरांत अगर कोई आपत्ति उस पर नहीं आती है तो पंचायत सचिव और सरपंच साहब जो आपके गांव राजस्व ग्राम के या पंचायत के हैं, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत होती है। लेकिन वंशावली बनाने का प्रक्रिया थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए एक और ऑप्शन है जो सर्वे में आप लोगों को मेरी तरफ से या विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि आपका जो भी वंशावली है वो आप लोग एक एफिडेविट पर बनवा लीजिए। अभी भी आप लोग जाते होंगे वंशावली बनाने के लिए तो एक एफिडेविट का इस्तेमाल होता है, वो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता होगा। तो वैसे ही आप एफिडेविट बनवाइए जिसका काम उस वंशावली में वही होगा जो पंचायत से बनता होगा, और उसी का एक फ़ोटोकॉपी सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवा दीजिए, ताकि उस आधार पर उस वंशावली का जांच हम लोग अपने स्तर से भी आम सभा लगाकर जांच करवा लें, और जांच करवाने के उपरांत आपका सर्वे का काम हो जाए। तो वैसे लोग जिनको समस्या हो रहा है नया वंशावली बनाने में, जो नई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वंशावली बनाने में, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप लोग जो एफिडेविट बनवा रहे हैं
उस एफिडेविट का फ़ोटो कॉपी आप मेरे सिविल कार्यालय में लाके जमा कर दीजिए फॉर्म के साथ। उसके आधार पर हम लोग उसका खुद से उसका सत्यापन करवाएंगे आम सभा लगाकर आपके गांव में, और सत्यापन होने के उपरांत फिर आपके नाम से नया खतियान बनने का प्रोसेस दर्ज होगा। तो अगर कोई भी ऐसी ज़मीन जो आपके पूर्वजों के नाम पर है, जिनका डेथ हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली लगाना है। लेकिन अगर आपके नाम पर कोई पेपर दर्ज है, खतियान या केवाला आपके नाम पर है, तो फिर आपको उसमें वंशावली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वंशावली नहीं लगाना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भूमिहीन किसान आप लोगों के गांव में ही होंगे जिनको रहने के लिए, बसने के लिए घर नहीं होता है, तो उनको पर्चा निर्गत किया जाता है सरकार की तरफ से, अंचल की तरफ से। उसमें अगर सरकारी कोई ज़मीन पे बसा हुआ है तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होती है। बंदोबस्ती पर्चा अगर आपके पास है वो बंदोबस्ती पर्चा की भूमि हो जाएगी और वहाँ पे दर्ज आपका हो जाएगा बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि। बहुत सारे रैयती ज़मीन को दूसरे रैयत को रहने के लिए दिया जाता है, जिसके लिए अंचल से वास्कित पर्चा निर्गत करवाया जाता है। तो अगर वास्कित पर्चा से कोई प्राप्त भूमि है आपकी, तो वहाँ पर दावा के आधार में आप लिख दिए वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, भूमिहीन किसान लोगों को, कि भूदान से ज़मीन प्राप्त होती है। तो अगर भूदान की ज़मीन आपको प्राप्त है तो वहाँ पर लिख दिए भूदान के पर्चा से प्राप्त भूमि। तो जो भी आपके पास प्रमाण है, जो भी उस ज़मीन का साक्ष्य है, उस साक्ष्य को वहाँ पर दर्ज करना है कि किस साक्ष्य के आधार पर आपको ये ज़मीन प्राप्त हुई है। तो वो साक्ष्य आप वहाँ पर दर्ज कर दीजिए। खतियानी है तो खतियानी, केवाला है तो केवाला, पर्चा है तो पर्चा, जो भी है साक्ष्य वो वहाँ पर दर्ज कीजिए। उसके बाद लास्ट कॉलम है जिसमें आपको अभियुक्ति का कॉलम दिया हुआ है। अभियुक्ति कॉलम में कुछ डिटेल ऐसी होती है जो डिटेल आपको फॉर्म में नहीं पूछी गई है, लेकिन वो डिटेल आपको हमको देना ज़रूरी होता है। तो वो सारा वैसा डिटेल आपको अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे किसी ज़मीन पर विवाद चल रहा है, तो विवाद की स्थिति ये होती है कि आपकी ज़मीन पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है तो भी विवाद होगा, या फिर वो विवाद बढ़कर एक रजिस्टर्ड फॉर्म में चली जाए, और वो रजिस्टर्ड फॉर्म है कोर्ट केस। तो अगर किसी ज़मीन पे कोर्ट केस चल रहा है तो वो सारी स्थिति आपको अभियुक्ति कॉलम में सर्वे ऑफिस को जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे अगर कोर्ट केस किए हुए हैं तो वाद संख्या आप वहाँ पर लिख दिए, जो केस नंबर होता है वो केस नंबर लिख दिए, किस साल में केस हुआ वो सन लिख दीजिए, और उसकी स्थिति अभी वर्तमान में क्या है वो वर्तमान स्थिति वहाँ पर दर्ज कर दिए। या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो केस नहीं किए होंगे, आपकी ज़मीन है किसी और दूसरे के द्वारा कब्जा किया हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप वहाँ पर अभियुक्ति कॉलम में बकब्जे, जो आपका कब्जा किए हुआ है वो बकब्जेदार में उसका नाम वहाँ पर दर्ज कर दिए। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ज़मीन का प्रमाण आपके पास है, ज़मीन का पेपर आपके पास है, लेकिन कब्जा कोई और किए हुआ है। तो कब्जाधारी जो है उससे भी हम पेपर मांगेंगे। अगर वो पेपर उपलब्ध करवा देता है, सही पेपर उसका रहता है, तो उसके नाम से खाता खुलेगा। अन्यथा की स्थिति में जिसके नाम से प्रमाण है, ज़मीन का पेपर है, उसके नाम से खाता खुलने की प्रक्रिया अभी होगी। ये नए सर्वे में उसके नाम से खुलेगा। तो ये फॉर्म 2 है। ये सारा डिटेल भरने के बाद नीचे में आपका हस्ताक्षर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका आधार कार्ड है, ये सारा डिटेल आपको भरना है, हस्ताक्षर करना है। अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान लगाइए, और ये सारा डिटेल भर के उसके बाद आता है प्रपत्र 3.1। प्रपत्र 3.1 वैसी स्थिति में आपको भरना है जहाँ पर आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म 3.1 की तरफ। तो 3.1 में 2 पेज होता है। वो पहला पेज जो होता है उसमें आपको देखते होंगे सबसे ऊपर में लिखा हुआ सेवा में और शिविर प्रभारी, और उसके नीचे अंचल जो आपका है वो अंचल का नाम लिख दीजिए, जो आपका ज़िला है वो ज़िला का नाम लिख दीजिए। उसके नीचे 3 कॉलम दिया हुआ है, तो उस 3 कॉलम में अगर एक आदमी किसी ज़मीन को जोत आबाद कर रहे हैं तो वो एक आदमी का नाम वहाँ पर दर्ज होगा, और अगर वो सामलात तौर पे 2 आदमी 3 आदमी दर्ज कर रहे हैं तो उसका जो सामलात तौर पे अगर जोत रहे हैं तो वहाँ पर उन सारे लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा। जैसे हो सकता है कि 2-3 केस बनता है वंशावली के आधार पर, जो बंटवारा होता है उसमें, कि एक खतियान ऐसा हो सकता है जो आपके बाबा के नाम पे सिंपल एक आदमी के नाम पे होगा, और बाबा से आप लोगों को प्राप्त होगी बंटवारा होगा। तो वैसी स्थिति में आप लोगों का अगर अलग अलग बंटवारा हो गया तो एक आदमी का वहाँ पे नाम दर्ज होगा। लेकिन अगर किसी खतियान में आपके बाबा का नाम और बाबा के दूसरे भाइयों का नाम है, और जो बंटवारा अभी आप लोगों का हुआ वो बाबा और बाबा के दूसरे भाइयों के बीच हुआ है, आप लोगों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो सामलात रह जाएगी। और सामलात की स्थिति में आपके जो भी जीवित वंशज होंगे, जो आपके खानदान में होंगे जीवित वंशज, जो रैयत होंगे, उनका नाम वहाँ पर दर्ज होगा। 2 आदमी है तो 2 आदमी का नाम, 4 आदमी है तो 4 आदमी का नाम, जितने भी लोग होंगे सबका नाम वहाँ पर दर्ज होगा, और वो वंशावली के अनुसार दर्ज होगा। जो आप वंशावली बनाइएगा उसी के आधार पर वो वहाँ पर दर्ज होगा। उनका पिता का नाम लिखिए, जिस आदमी का नाम लिखिए, जिस रैयत का नाम लिखिएगा, उनके पिता का नाम उनके सामने लिखिएगा। उसके नीचे आपका कॉलम जो डिटेल पूछ रहा है
वो डिटेल आपका राजस्व ग्राम का नाम है, आपका गांव का नाम है, आपके ज़िला का नाम है, आपके अंचल का नाम है और आपकी जाति है। जाति खतियान में कंपलसरी होती है कि खतियान में जाति दर्ज की जाती है, आपका नाम दर्ज किया जाता है, पिता का नाम दर्ज किया जाता है और निवास स्थल दर्ज किया जाता है। आप जब अंचल में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनाने तो उसका